लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ मैनेजमेंट को भी शामिल करेंगे। आज चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट से हम बात करेंगे, जो कि 1978 में ये कंपनी शुरू हुई थी। मुरुगप्पा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। व्हीकल लोन, होम लोन, एसएमई लोन देने वाली देश की दिग्गज एनबीएफसी कंपनी है। कंपनी का कुल एयूएम अगर देखें तो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए है और 50 लाख से ज्यादा ग्राहकों को कंपनी सर्विस भी देती है। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम बात करेंगे, उनके कामकाज के बारे में। अभी हाल फिलहाल में जो पॉलिसी लेवल पर अनाउंसमेंट हुए हैं उन्हें वो कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ रविंद्र कुमार जी मौजूद हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर शो पर। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सर, पहले तो फिलहाल मौजूदा जो सेक्टर के हालात हैं, क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर आपसे एक राय लेना चाहेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के चलते जो टेंशन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कच्चा तेल में उतार चढ़ाव बनाए हुआ है, रुपये में भी नरमी हम नहीं देख रहे हैं, तो काफी सारे समस्याएं चल रही हैं इस वक्त मैक्रो लेवल्स पर। इसको आप कैसे देख रहे हैं और आने वाले समय के लिए क्रेडिट ऑफ टेक पर इसका कितना असर देख रहे हैं? क्या कुछ सेगमेंट है जो कि प्रभावित हो सकते हैं इन सब कारणों से? तो गुड आफ्टरनून पूजा जी। सबसे पहले तो जी बिजनेस के सारे दर्शकों को हमारा प्रणाम, नमस्कार। और जहाँ तक बात है कि अनसर्टेनिटी जो आपने कहा, अनसर्टेनिटी पूरे देश में बनी हुई है, पूरे विश्व में बनी हुई है वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अभी तक हमारे देश के अंदर में जो उत्पादन है या डिमांड है, उस पे उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट कोई प्रभाव दिखा नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्टर के लिए, जहाँ की हम व्हीकल फाइनेंस करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर लोड अवेलेबल है तो गाड़ियाँ चलती है। डीज़ल प्राइसेज़ अगर बढ़ जाते हैं तो वो कस्टमर को पास ऑन हो जाती है। तो ये चीज़ अच्छा न्यूज़ है। और फ्यूचर में अगर मान लीजिए कि डीज़ल की अवेलेबिलिटी या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी में कुछ कमी आती है, तो ही इसमें प्रभाव आएगा। अगर डिमांड बना हुआ है तो इसमें कोई प्रभाव आने की संभावना नहीं है या बहुत कम है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पिछले 3 साल से इकोनॉमी थोड़ी सुस्त थी और स्पेशली व्हीकल फाइनेंस के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि हमारे कारोबार में थोड़ी-सी गिरावट आई थी, जो पिछले साल जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद अच्छी हुई है और वो जो ग्रोथ है अभी तक बना हुआ है। इवन अप्रैल और मई में हमारा जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है, पिछले साल के अप्रैल और मई के कंपैरिजन में बहुत अच्छा बना हुआ है। नहीं ही डिसबर्समेंट ग्रोथ और जो जो सारे पैमाने हैं जैसे कि निम है, मार्जिन है, कॉस्ट ऑफ फंड है, सारे चीज़ में इम्प्रूवमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इस साल क्वार्टर 1 का परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है। क्वार्टर वन का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है, लेकिन सर आने वाले समय में के लिए क्या अपने स्ट्रैटेजी में आप कुछ बदलाव करने की योजना बना रहे हैं? कोई पर्टिकुलर सेक्टर जहां पर की फोकस आपका ज्यादा होगा? देखिए, हमारा फ़ोकस व्हीकल फाइनेंस और मॉर्टगेजेज़ में हमेशा इक्वली रहा है। मॉर्टगेजेज़ में एडवांटेज ये है कि सिक्योर्ड एसेट आपके पास है और उसके कारण उसमें रिकवरी बहुत अच्छी होती है और डिफ़ॉल्ट रेट्स बहुत कम रहते हैं। व्हीकल फाइनेंस एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जो कि हम पिछले 50 साल से कर रहे हैं और इसमें हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हमारे पास 2500 के आस-पास ऐसे शहर हैं जहाँ पर हम ऑपरेट करते हैं और हमारे पास बहुत पुराने-पुराने लोग हैं। मैं भी इस कंपनी के साथ पिछले 26 साल से जुड़ा हूँ। तो चोला में एक खासियत है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो पुराने हैं और मार्केट के नर्व्स को समझते हैं। इसके कारण व्हीकल फाइनेंस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये मैं इसके कारण कह रहा हूँ क्योंकि व्हीकल फाइनेंस पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी हम लोग कंफर्टेबल इसके कारण है क्योंकि डिमांड बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी ऐसी कोई कॉशियस नहीं है। न्यू बिज़नेस जो हम बना रहे हैं, गोल्ड लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, अनसिक्योर्ड लोन है, उसमें कॉशियस अप्रोच है। बट व्हीकल फाइनेंस एंड मॉर्टगेजेस में हमारा जो रुख है, अभी पॉजिटिव बना हुआ है। बट सर, व्हीकल और मॉर्टगेज में भी क्या कुछ आने वाले समय में ऐसा कुछ योजना है आपकी कि मॉर्टगेज पर ज्यादा फोकस रहेगा? क्योंकि व्हीकल फाइनेंस अभी भी वैसे आपके एयूएम में ज्यादातर जो योगदान है वो व्हीकल से ही आ रहा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि वहां पर कमी आई है पिछले 3-4 सालों में। और अभी हम देखें तो करीब 53% के पास है। तो क्या वहां पर अपना एक्सपोजर और कम करेंगे और मॉर्टगेज की तरफ अब आपका फोकस ज्यादा बढ़ेगा इसमें? इसमें फोकस का सवाल नहीं है। ओके। मॉर्टगेज जो है 10 साल के लिए फाइनेंस होता है। इसके कारण लंबे समय तक आपका जो एसेट एक बार आप लोन दे देते हैं, तो वो बना रहता है। व्हीकल फाइनेंस 3 से 4 साल के अंदर में उसका जो लोन खत्म हो जाता है। तो इसके कारण जब अब आप दोनों को सेम डिसबर्समेंट ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो मॉर्टगेज का ईयूएम है, बढ़ता जाता है। तो इसके कारण आने वाले
3-4 साल में आप देखेंगे कि मॉर्टगेज का जो शेयर है कंपनी का, जो 43% 45% तक आ सकता है और व्हीकल फाइनेंस कम हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई फोकस की बात। तो सर अपने नए बिजनेस के बारे में बताइए। हम आपके प्रेजेंटेशन में देख रहे थे कि धीरे धीरे कंपनी न्यू बिजनेस पर भी फोकस कर रही है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है। किस किस सेगमेंट को आप कैटर कर रहे हैं सर स्पेस में? देखिए, कोविड के पहले चोला के पास सिर्फ 3 बिज़नेसेस थे, व्हीकल फाइनेंस, लो रिंगेज प्रॉपर्टी एंड हाउसिंग फाइनेंस। आज चोला के पास 8 बिज़नेसेस हैं। इसका मतलब है कि हमने 5 नए बिज़नेसेस चालू किए हैं। इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल है, अनसिक्योर्ड लोन्स है, इसके सिवाय हमने गोल्ड लोन चालू किया है, एसओबी लोन चालू किया और एक सिक्योर्ड बिज़नेस लोन भी चालू किया है। अब इन पाँचों बिज़नेस में अगर आप देखेंगे, ख़ासियत है कि 4 बिज़नेस का जो आरओए है, वो वर्तमान कंपनी के आरओए से ज़्यादा रहने की संभावना है और हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं कि ये जल्द से जल्द अपना जो थ्रेशोल्ड है 3.5% प्री टैक्स आरओए का, उसको क्रॉस कर दें और कंपनी को फर्दर आगे लेके जाएँ। और हम लोग शायद ये चीज़ इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत में ये अचीव कर भी लेंगे क्योंकि हमारी अभी तक की जो भी एक्सपेरिमेंट्स है, वो सक्सेसफुल रही है। तो पाँचों के पाँचों नए बिज़नेस अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें ग्रोथ अच्छा आने वाला है। ओके। सर वैसे तो आरबीआई की अभी जो पॉलिसी हुई थी उसमें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को लेकर कुछ बड़े फैसले हुए हैं। बैंकों को यहाँ पर बड़ी राहत दी है। आपके बोरोइंग मिक्स इस बीच कैसे नजर आ रही है? आने वाले समय में मार्जिन को लेकर, कॉस्ट ऑफ फंड को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? देखिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो है वो अभी अभी हमारा 6% है और हमें हमेशा देखना पड़ता है कि डोमेस्टिक फंडिंग जो बैंक से मिलती है और जो ईसीबी का जो बोरोइंग है, उनके बीच में कितना गैप है। अगर वो गैप रिज़ॉल्व हो जाता है, तो हम लेते हैं। अभी भी इतना होने के बाद भी जो अभी तक स्कीम लॉन्च हुई है, अभी भी डोमेस्टिक में भी हम ये देख रहे हैं कि डोमेस्टिक में बोरोइंग बहुत ईज़ी है और उसके जो एटलीस्ट हमारे लिए क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो वेरी करती है। जो ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज़ है, डबल ए रेटेड कंपनीज़ है, कंपनी लाइक छोला जिनके पास बहुत पुराने साल की क्रेडिबिलिटी है, तो बैंक बोरोइंग ईज़ी है और बैंक बोरोइंग का जो प्राइसिंग है वो भी अभी भी बेनिफिशियल है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ईसीबी नहीं करना चाहते हैं, नहीं ईसीबी पे पूरा ध्यान है हमारा और ईसीबी में हम ज़्यादा करना चाहते हैं। जैसे ही थोड़ा बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, हम ईसीबी में अपना अपना जो शेयर है, वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। सर नाउ कमिंग टू योर नंबर्स, अगर हम इस क्वार्टर के नंबर्स देखें, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में थोड़ी स्लाइटली बढ़त देखने को मिली थी। काफ़ी समय से वहाँ पर कंट्रोल नंबर्स थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर में थोड़ी बढ़त हमें दिखी थी। इस बार अब क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन है और ऐसे में मॉनसून के भी धीमी गति से बढ़ने का की बात यहाँ पर की जा रही है। आईएमडी की तरफ से भी जो मॉनसून को लेकर अनुमान है वो बिलो नॉर्मल ही देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में क्या कुछ कंसर्न आप देख रहे हैं ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के फ्रंट पर, कलेक्शन एफिशिएंसी में? स्पेशली इस बार ये भी बात की जा रही है कि एमएसएमई पोर्टफोलियो में या फिर रूरल में कुछ दिक्कतें बढ़ सकती है। आपका सेंस क्या कह रहा है सर? देखिए, लास्ट ईयर के कंपैरिज़न में अप्रैल मई तक का परफॉर्मेंस हमारे सामने है। और दोनों मंथ का परफॉर्मेंस को हम मिला देते हैं तो वाईटीडी मई तक हमारा जो एनपी है लास्ट ईयर के वाईटीडी मई के नीचे है। हमारा जो एनसीएल है वो लास्ट ईयर के नीचे है। इसका मतलब ये है कि अब 15 दिन बचे हुए हैं तो ऑब्वियसली ये क्वार्टर तो अच्छा ही जाने वाला है। इसके सिवाय भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि लास्ट ईयर हमारे जो एनपीएज़ हैं वो ज़्यादा एलिवेटेड लेवल पे थे फर्स्ट हाफ में। उसका कारण ये है कि लास्ट ईयर भारी बारिश और फ्लड्स के कारण बाढ़ आने की सिचुएशन होने के कारण हमारे व्हीकल फाइनेंस के साथ बहुत सारे ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियाँ चला नहीं पाए। इस बार 92% का जो रेन है, एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है, क्योंकि थोड़ा-सा फ्लड की स्थिति कम रहने के कारण व्हीकल फाइनेंस में अच्छा काम होता है। उसके बाद थोड़ा-सा अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है और 92% में जो अगर उत्पादन ज़्यादा कम नहीं होता, तो किसानों के हाथ में भी ज़्यादा पैसा आएगा। तो दोनों अगर अगर 92% ही है, क्योंकि 96% तो एवरेज होता ही है, तो 4% की ही गिरावट से उतना खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो टोटल एकरेजेज़ हैं, वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। गाँव देहात में इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता होने के कारण अभी पंप से इरिगेशन हो रहा है। तो इसके इसका कारण है कि हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रभाव आएगा, पर देखने या अपने को देखना पड़ेगा कि जुलाई-अगस्त में बारिश कैसी होती है। सर लेकिन क्या मार्जिन पर फिर भी कुछ इम्पैक्ट रहेगा आपका? क्योंकि आरबीआई ने फिलहाल तो अभी रेट हाइक नहीं किए हैं, वो भी वेट एंड वॉच मोड में ही है आने वाले समय को लेकर। अगर रेट हाइक साइकिल शुरू हो जाती है तो फिर मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी, और ओवरऑल सेक्टर इसे कैसे देख रहा है? देखिए, पहली बात तो कि अभी तक फिलहाल बोरोइंग कॉस्ट हमारा जो मार्जिनल बोरोइंग है और ओवरऑल बोरोइंग है और जो कॉस्ट ऑफ फंड है,
वो उसी लेवल पे जिस लेवल पे क्वार्टर 4 में। अब अगर मान लीजिए यहाँ से बढ़ता है, तो आपको मालूम है कि हम लोग मॉर्टगेजेस करते हैं जहाँ पर फ्लोटिंग रेट होती है, तो 45% पर केसेज़ में तो हम इमीडिएटली इंक्रीज़ करते ही हैं। अब बच गया व्हीकल फाइनेंस जहाँ पर धीरे-धीरे इंक्रीज़ होता है, तो वहाँ पर हम मार्जिनली इंक्रीज़ करते हैं। तो बोरोइंग में बोरोइंग कॉस्ट बढ़ने से बहुत खास फ़र्क इस साल नहीं आने वाला। अगर वो एलिवेटेड लेवल पे रहता है, अगले साल भी, तो अगले साल के सेकंड हाफ में जाके उसका एडवर्स इफ़ेक्ट आएगा। तो इसका मतलब है कि मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस साल। मार्जिन को लेकर भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। ओवरऑल मार्जिन एनपीए के लेवल पर ज्यादा कुछ समस्या आने वाले समय में नजर नहीं आ रही है, और अगर स्थिति बिगड़ती भी है तो उसके लिए मैनेजमेंट पूरी तरीके से तैयार है। सर, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हमारे साथ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट बने हुए हैं, जो कि डिटेल में हर एक सेगमेंट के बारे में हमसे चर्चा कर रहे हैं। सर, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, तो इस वजह से हमें हर एक सेक्टर को लेकर भी एक सेंस मिल रहा है। एक और स्पेस के बारे में जो मैं समझना चाहूंगी वो है गोल्ड फाइनेंस कारोबार, जहां पर कि अभी आपका ज्यादा एक्सपोजर नहीं है और ज्यादा समय भी नहीं हुआ इसे शुरू करते हुए, लेकिन जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस में गिरावट आई है, करेक्शन आया है, और अब गोल्ड खरीदने को लेकर, निवेश करने को लेकर भी कुछ प्रतिबंध यहाँ पर लगे हैं, तो ऐसे में इस एक सेगमेंट को आप कैसे ग्रो करता हुआ देख रहे हैं? देखिए, गोल्ड लोन में हमने पिछले साल 120 ब्रांचेस से अपना कार्यक्रम चालू किया था और इस साल चोला 360 ब्रांचेस और खुल रही हैं। इसका मतलब है कि गोल्ड लोन को लेके हमें कोई किसी तरह की आशंका नहीं है। इसका कारण ये है कि गोल्ड लोन को जभी भी हम देते हैं, उससे 20 से 25% का मार्जिन रहता है और उसमें आरबीआई का जो रूल है, वो बहुत क्लियर है। तो उसमें कोई समस्या नहीं है और जब भी गोल्ड प्राइसेज़ में कमी आती है, तो एज़ पर रूल हम कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं, फिर कस्टमर उसका जो भी डिफरेंस अमाउंट है, वो पे कर जाते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता आ रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छी बात है कि गोल्ड में उतना ज़्यादा मने उथल-पुथल देखा नहीं गया है प्राइसेज़ में और अभी तो हम नए हैं, जो बड़े जो पुराने जो गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनीज़ है, वो इस काम को पिछले 15-20 साल से कर रहे हैं। और हमारे पास जो लोग आए हैं, वो भी बड़े-बड़े कंपनियों से अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस वाले ही आए हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का अनुभव है और उन्होंने अपनी अच्छी टीम खड़ा की है। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोसेस बनाए हैं डेटा एनालिटिक्स के साथ आईटी के सारे एडवांस एआई को मिलाते हुए, तो उससे सारी चीज़ें जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो गोल्ड लोन का जो हमारा जो एयूएम है पिछले साल 1800 करोड़ के आस-पास था, इस साल 4000-5000 करोड़ के आस-पास चला जाएगा क्योंकि नए ब्रांचेस जो है फिर अच्छा काम करने लग जाएँगे। पुराने ब्रांचेस तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि गोल्ड लोन में हमारा जो ये दूसरा साल है अच्छा रहेगा और आने वाले दिनों में भी मुझे नहीं लगता कि गोल्ड लोन में कोई प्रकार की ये समस्या है इंडस्ट्री के लेवल पे। गोल्ड लोन जो है अभी 20-25% ही ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में आता है। बाकी 70% जो है अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में जाता है। तो वो धीरे-धीरे ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में आ रहा है जैसे-जैसे ब्रांचेस बढ़ते आ रहे हैं, सारे फाइनेंस कंपनी धीरे-धीरे अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं। उससे लोगों को ट्रस्ट भी बढ़ रहा है, लोग देख पा रहे हैं और अलग-अलग कंपनियों के पास जा रहे हैं। अब चोलामंडलम का जो है 50 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसका जो ब्रांड वैल्यू है, उसको देख के नए कस्टमर जुड़ रहे हैं, जो आज तक गोल्ड लोन कंपनियों में नहीं जाते थे, वो भी आने लगे। इसका मतलब ये है कि गोल्ड लोन में भरपूर संभावनाएँ बनी हुई है अभी। बहुत संभावनाएं हैं अभी भी, तो ये जो करेक्शन आ रहे हैं हाल फिलहाल में, इसमें चिंता की कोई यहाँ पर बात नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट कंपनी तो अपने पोर्टफोलियो को इस स्पेस में और ज्यादा एक्सपैंड भी करेगी, आने वाले समय में पेनिट्रेशन भी और बढ़ाएगी, तो बड़े अवसर यहाँ पर कंपनी के लिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, और जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी एक काफी डाइवर्सिफाइड प्लेयर है, तो हर एक सेक्टर के बारे में हमें यहाँ पर विस्तार से एक सेंस मिलता हुआ आपके थ्रू नजर आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। समय देने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। एक बार बाजार पर नजर डालें, बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी में करीब 200 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से आ चुकी है और सबसे ज्यादा तेजी आ रही है बैंक निफ्टी में। प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स चल रहे हैं इस बीच, तो बाजार में रिकवरी का माहौल इस वक्त। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही।